तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसका पार्ट 1 कर रखा था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा या फिर आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला यहाँ पर आता है संयोजन अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ जैसे तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो, संयोजन मतलब क्या होता है, संयोग मतलब क्या होता है, योग मतलब क्या होता है, जुड़ना होता है। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक मतलब पदार्थ जैसे तत्व या यौगिक है ना जुटेंगे, मिलेंगे, ठीक है, सो उससे जो मतलब उत्पाद निर्माण होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, तो संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। इन अभिक्रियाओं में कोई सह उत्पाद नहीं बनता है। इसमें क्या होता है, तो कोई भी सह उत्पाद नहीं बनता है। जैसे अब यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया है हम लोग का कि मतलब कोयले का दहन कैसे होता है, तो सी जो है कार्बन क्या है, सॉलिड है। ठीक है, एंड उसमें O2 यानी ऑक्सीजन जो है गैस, वो दोनों जुड़ता है तो क्या होता है, तो CO2 बनता है। ठीक है, जो कि CO2 गैस बनता है। उसी प्रकार क्या दिया है कि जल का निर्माण कैसे होता है, तो 2H2 क्या है, गैस है, यानी कि हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। एंड ये दोनों मतलब संयोग करके क्या बनता है, ये संयोग करके बनता है 2H2 यानी कि वाटर बनता है। ठीक है, जो कि मतलब लिक्विड है। उसके बाद उसी प्रकार दिया है बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग जानेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। पहले हम लोगों ने जाना संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में वह होता है जैसे कि मतलब जिन अभिकारकों के उत्पाद जब हम लोग करते हैं, ठीक है, मतलब जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कोई उत्पाद बनता है, उसके साथ साथ अगर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का निर्माण होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, जब भी कोई मतलब ये होगा रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उत्पाद जो बनेगा उससे जो भी मतलब उस ये होगा मतलब उत्पाद बनेगा उसमें अगर ऊष्मा का उत्सर्जन होगा यानी ऊष्मा उसमें निकलेगा। ठीक है, सो वो क्या होगा, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, सो कुछ इस प्रकार यहाँ पर एग्जाम्पल वगैरह दिया है। ठीक है, जैसे प्राकृतिक गैस का है ना दहन, यानी कि मतलब प्राकृतिक गैस का जो दहन होता है, जैसे CH4 गैस है एंड ऑक्सीजन O2 भी गैस है। ठीक है, एंड वो उसका जब दहन होता है तो CO2 गैस हो गया, ठीक, एंड 2H2O गैस ये भी है, एंड उसके साथ क्या होता है, तो ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा उसमें हम लोग क्या कहेंगे, उसको ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, एंड अब हम लोग का आता है वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया। वियोजन और अपघटन अभिक्रिया, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल मतलब एक जो अभिकारक रहता है टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसको क्या कहते हैं, तो विनियोजन। संयोजन का जो है जस्ट अपोजिट क्या है, हम लोग का वियोजन है। ठीक है, वियोजन जो है वो संयोजन का जस्ट अपोजिट है। एंड उसमें जो है वियोजन अभिक्रिया जो है वो 3 प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो निम्न 3 प्रकार की होती है। पहला क्या है, तो ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, सो ऊष्मा के द्वारा जो वियोजन होता है उसको क्या कहते हैं, तो ऊष्मीय वियोजन। और विद्युत वियोजन यानी कि मतलब जो विद्युत द्वारा मतलब ये होता है वियोजन होता है उसको क्या कहते हैं, विद्युतीय वियोजन, यानी विद्युत द्वारा प्रवाहित कर जो वियोजन होता है उसको क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन। और प्रकाशीय वियोजन यानी सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में जो वियोजन होता है उसको क्या कहते हैं, तो प्रकाशीय वियोजन। यानी वियोजन अभिक्रिया में हम लोगों ने 3 मतलब प्रकार उसका जाना। ठीक है, पहला क्या था, ऊष्मीय विभाजन जो कि मतलब ऊष्मा के है ना उपस्थिति में होता है। दूसरा हो गया विद्युत वियोजन यानी विद्युत के उपस्थिति में होता है। तीसरा हो गया प्रकाशीय वियोजन यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे ऊष्माक्षेपी हम लोगों ने पढ़ा, अब हम लोग जानेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी कि इसमें ऊष्मा की भी आवश्यकता होती है, प्रकाश की भी आवश्यकता होती है और विद्युत धारा की भी आवश्यकता होती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एंड थर्ड हम लोग का है ये रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रकार है उसमें तीसरा है हम लोग का विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है,
इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व या यौगिक को विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपका कोई फ्रेंड था। ठीक है, सो फ्रेंड से आप यहाँ नहीं समझोगे। ठीक है, मान लो आप लड़का हो। ठीक है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम था एक्स था। ठीक, एंड वो मतलब वाई आप लोग के बीच में आता है, जो कि मतलब उसका बेस्ट फ्रेंड बनता है आपकी गर्लफ्रेंड का। ठीक है, एंड उसके बाद फिर क्या करता है कि वो जो है ना, मतलब उसका बेस्ट फ्रेंड रहता है, वो उसको अपने साथ ले जाता है एंड आप रह जाते हो अकेले। वही होता है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, कि लोहे के कील पर भूरे रंग का कॉपर का परत जमना। जैसे कि देखो यहाँ पर दिया है कि Fe क्या है, सो मतलब आयरन जो है वो सॉलिड है। ठीक है, एंड CuSO4 जो है एक्वास जो है, यानी कि कॉपर सल्फेट। ठीक है, सो वो क्या हो जाता है, तो आयरन सल्फेट बन जाता है एंड कॉपर क्या है, तो कॉपर जो है बेचारा बाहर हो जाता है। ठीक है, सो वही होता है कि मतलब इन दोनों के बीच में आयरन आया एंड ये Cu जो है वो कॉपर जो है वो बाहर हो गया भैया, और ये दोनों एक साथ हो गए। ठीक है, वही दिया है कि लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर का परत जमना, यानी CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा होना। ठीक है, वही दिया है, नीले विलयन का रंग जो है वो हरा हो जाता है। ठीक है, एंड उसी प्रकार यहाँ पर दिया है जिंक प्लस CuSO4 जो दिया है, कॉपर सल्फेट दिया है, एंड इसका जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो जिंक सल्फेट हो जाता है और कॉपर जो है बेचारा बाहर हो जाता है। ठीक है, वही है विस्थापन अभिक्रिया। अब हम लोग जानेंगे द्विविस्थापन। पहला हम लोगों ने क्या जाना, तो पहला हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया जाना, उसके बाद वियोजन जाना, उसके बाद स्थापन जाना, उसके बाद फिर द्विस्थापन। ठीक है, सो अब इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। इन अभिक्रियाओं में उत्पादकों का निर्माण दो यौगिक के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। इनमें जो भी होता है कि मतलब यौगिक के बीच जो है आयन जो रहते हैं उसका आदान प्रदान से होता है। ठीक है, जैसे दिया है Na2SO2। ठीक, एक्वा है यानी कि सोडियम सल्फेट जो है, एंड उसके बाद फिर बेरियम क्लोराइड। तो इसमें क्या हो गया कि बेरियम सल्फेट है। ठीक है, बेरियम सल्फेट हो गया एंड सोडियम क्लोराइड हो गया। वही दिया है द्विविस्थापन, यानी कि मतलब Na2 यानी कि सोडियम जो है वो हम लोग का क्लोराइड के साथ अभी ये हो गया, एंड ये जो है सल्फेट जो है वो बेरियम के साथ मिल गया। ठीक है, सो वही हम लोग का क्या हो गया, द्विविस्थापन। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, द्विविस्थापन का प्रकार है। ठीक है, इसी प्रकार कुछ दिया है। एंड फिफ्थ जो है वो उपचयन और अपचयन। ठीक है, तो उपचयन क्या होता है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन बढ़ेगा और हाइड्रोजन घटेगा, यानी H घटेगा और O2 जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो घटेगा एंड ये जो है ऑक्सीजन बढ़ेगा, तो उसको क्या कहेंगे, उपचयन। यानी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है यानी घटता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन। ठीक है, उदाहरण में देखिए क्या दिया है कि उदाहरण में दिया है कि C+O2। ठीक है, यानी कि C+O2, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, ऑक्सीजन जो है इसमें जुट रहा है ना, इसमें C में जो है यहाँ पर कार्बन में जो है ऑक्सीजन जुट रहा है ना आके। ठीक है, उसी तरह यहाँ कैल्शियम में जो है वो ऑक्सीजन आके जुट रहा है, तो वही हो रहा है, ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है एंड हाइड्रोजन का ह्रासमान हो रहा है। अपचयन में क्या होता है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन घटता है और हाइड्रोजन में वृद्धि होता है, उसको अपचयन। यानी उपचयन अपचयन का उल्टा है और संयोजन वियोजन का उल्टा है। ठीक है, और स्थापन में क्या था, अब देखो रेडॉक्स। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं रेडॉक्स। जिस अभिक्रिया में अपचयन तथा उपचयन दोनों हो रहे हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऑक्सीजन भी बढ़ेगा, हाइड्रोजन भी बढ़ेगा। ठीक है, ऑक्सीजन भी घटेगा और हाइड्रोजन भी घटेगा, दोनों होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स कहेंगे। ठीक है, सो दैनिक जीवन में अपचयन क्रियाओं का प्रभाव, जैसे संरक्षण। जब कोई धातु ऑक्सीजन, अदरात, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिसके धातु की ऊपरी परत कमज़ोर साक्षरित होती है, उसे संक्षारण कहते हैं। जब भी जिसमें मतलब जंग लग जाता है तो उसको क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। संक्षारण कब होता है, जैसे ऑक्सीजन की संपर्क में आता है, अम्ल आदि के संपर्क में आता है, तो धातु पर एक परत बन जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण। उदाहरण, जैसे लोहे की वस्तु पर जंग लग जाता है
चांदी के ऊपर काला परत पड़ जाता है, तांबे के ऊपर हरा परत पड़ जाता है, ये सब क्या है, संक्षारण है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, संक्षारण। अब देखो संक्षारण से बचने का उपाय, संक्षारण से बचने का भी तो कुछ उपाय होगा, अगर जंग लगेगा तो उससे बचने का भी तो कुछ उपाय होगा। ठीक है, तो यसद लेपन, यसद लेपन करने से हम लोग क्या कर सकते हैं, संक्षारण से बचाव हो सकता है। विद्युत लेपन से भी बच सकता है। ठीक है, पेंट करके सुरक्षा पा सकता है, गेट वगैरह में पेंट करते हैं जिससे कि जंग नहीं लगता है लोहा वगैरह में, और संक्षारण से धातु को बचाया जा सकता है। पेंट वगैरह करके ये सब चीज़ों से करके विद्युत लेपन, यसद लेपन करके धातु को संक्षारण से बचाया जा सकता है। अब देखो वसायुक्त और तेल खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने से उपचयित हो जाती है, जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तित हो जाता है। इसको विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, विकृत गंधिता किसे कहते हैं, जब वसायुक्त या तेलीय, तेल का मतलब खाद्य पदार्थ जो रहता है वो या तो वायु के संपर्क में आएगा या फिर मतलब वायु के संपर्क में आते ही उपचयित हो जाता है। ठीक है, जिससे उसके स्वाद में परिवर्तित हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। यानी कि 1-2 दिन का रखा हुआ खाना वो क्या हो गया, तो विकृत गंधिता, महकने लगता है बहुत ज़्यादा। विकृत गंधिता रोकने के उपाय, तो प्रति ऑक्सीजन का उपयोग करके, यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में यदि खाना रहेगा तो वो कम महकेगा। ठीक है, वायुरोधी वर्धन में खाद्य सामग्री रखकर, वायुरोधी जहाँ पर मतलब हवा वगैरह नहीं जाता है। ठीक है, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, जैसे आपने देखा होगा कि कुरकुरे चिप्स वगैरह का प्लास्टिक में क्या रहता है कि ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन भर के दे दिया जाता है, 4 पीस उसमें चिप्स निकलता है। ठीक है, एंड शीतलन द्वारा, जैसे शीत के में जगह में रख के भी उसको रोका जा सकता है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो है हमारा ये चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है। ठीक है, एंड हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसमें हम लोगों ने क्या क्या जाना। ठीक है, सो चलो इसको एक बार रिव्यू करके देख लेते हैं। ठीक है, पिछली क्लास का भी देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या देखा था। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर इंट्रोडक्शन जाना था, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या जाना, तो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ऑक्सीजन तथा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा। ठीक है, इस सब चीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। एंड पहले हम लोगों ने पढ़ा था, उस वाली वीडियो में पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, किसे कहते हैं, उसके उदाहरण के बारे में पढ़ा था। रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचाना जाता है, 4-5 तरीके थे इसको पहचानने के। ठीक है, सो उस सब चीज़ को भी हम लोगों ने जाना था, जैसे रंग में बदलना, गर्मी का विकास, उष्मा का, ये सब हम लोगों ने जाना था। अभिकारक किसे कहते हैं, ठीक है, जो मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिकारक होता है। उत्पाद होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद निर्माण होता है, उत्पाद होता है। हम लोगों ने रासायनिक समीकरण के बारे में जाना था कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं एंड किस प्रकार इसे लिखा जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे करते हैं। ठीक है, ये सब हम लोगों ने जाना था। इसके बाद चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, 5, 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। उसके बाद हम लोग आज संयोजन अभिक्रिया देखे, उसके बाद ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्माशोषी, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्माशोषी भी हम लोगों ने देखा, विस्थापन अभिक्रिया देखा, द्विविस्थापन अभिक्रिया देख लिया, उपचयन अपचयन देख लिया। उसके बाद रेडॉक्स के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया। संक्षारण के बारे में जाना, संक्षारण का से बचाव, विकृत गंधिता को रोकने के उपाय, विकृत गंधिता के बारे में भी जान लिया। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगली चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।